हेलो दोस्तों, CSE गेट चैनल में आप सभी को स्वागत है। और मैं आज आप लोग के लिए सेट 26 लेकर आया हूँ। चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। बोल रहा है बिट स्टफिंग रेफर्स टू। बिट स्टफिंग किसको रेफर्स करता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से बताना है आपका कौन सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में बोलता है इंसर्टिंग ए जीरो इन यूजर डेटा स्ट्रीम टू डिफ्रेंशिएट इट विथ ए फ्लैग। तो बिल्कुल सही है कि हम लोग क्या करते हैं, जीरो को इंसर्ट करते हैं यूजर डेटा स्ट्रीम टू डिफ्रेंशिएट इट विथ ए फ्लैग के लिए। ठीक है ना। तो फ्लैग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ईच फ्रेम बिगिंस एंड एंड्स विथ ए स्पेशल बीट पैटर्न कॉल्ड फ्लैग। कहने का मतलब है कि कोई भी फ्रेम आपका एंड और शुरुआत एक स्पेशल बीट पैटर्न से होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैग करते हैं। तो देयरफॉर बीट स्टफिंग रेफर्स टू इंसर्टिंग ए जीरो इन यूजर डेटा स्ट्रीम टू डिफरेंशिएट इट विथ ए फ्लैग। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोलता है कंसीडर ए डिस्क विद द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट ट्रैक इज 21 सेंटीमीटर विथ 8 kb पर सेंटीमीटर। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ट्रैक इन kb। आपको ट्रैक की कैपेसिटी बताना है, वो भी kb में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया हुआ क्या है, देखिए रेडियस दिया हुआ है इनर मोस्ट ट्रैक का। तो रेडियस दिया हुआ है, तो हमारे जो ट्रैक होता है किस तरह से होता है, सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर का क्या निकाल लेंगे, सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे आपका। तो ट्रैक का पूरा सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा। उसके बाद आप वहाँ से फाइंड आउट कैपेसिटी कर लीजिएगा। तो देखिए क्या होता है कि ये सर्कुलर होता है, तो क्या हो जाएगा सर्कमफ्रेंस 2πr, जहाँ पे आर आपका दिया हुआ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको फाइंड आउट करिएगा। तो 2 × 22/7, आपको पता है पाई का वैल्यू क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ से 21, तो इसको आप क्रॉस करिएगा। ठीक है ना, काटिएगा, कैंसलेशन करिएगा, तो ये आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 132। ठीक है, कितना आ जाएगा 132, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में 132। तो देखिए 1 सेंटीमीटर कितने kb, तो 8 kb। तो 132 सेंटीमीटर इक्वल टू कितने kb। तो इनमें से क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1056। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से आप इसे बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोल रहा है कि एन एल्गोरिदम इज मेड अप ऑफ 2 मॉड्यूल्स M1 एंड M2 if order of M1 is Fn and M2 is Gn, then ही order of algorithm is। तो आपका 2 मॉड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, एक M1 और M2। तो M1 का ऑर्डर दिया हुआ है Fn और M2 का ऑर्डर दिया हुआ है Gn। तो बताना है कि देन ही ऑर्डर इज एल्गोरिदम, तो क्या ऑर्डर होगा। ठीक है, तो हम इसका एक फार्मूला आपका ऑलरेडी पहले से बताए हुए थे। ठीक है ना, कि मैक्सिमम Fn और Gn। ठीक है, तो ये कहा ऑलरेडी पहले से हम इसका एक केस पे मैंने न्यूमेरिकल कर चुका हूँ पिछले वाले सेट में, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर सिंपल से फार्मूला ही होता है मैक्स Fn, Gn। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि सिंथेसाइज एट्रीब्यूट कैन इजिली बी सिमुलेटेड बाय एन। तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट होता है वो किसके द्वारा सिमुलेट किया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको सिंथेसाइज एट्रीब्यूट जो होता है वो फॉलो करता है बॉटम ऑफ पार्सिंग को। ठीक है ना, किसके द्वारा, तो बॉटम ऑफ पार्सिंग को फॉलो करता है। जो भी इसका एवल्यूशन होता है बॉटम ऑफ पार्सिंग का, वो भी ये इवेल्युएट करता है। ठीक है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ पार्सिंग और कौन, एल ग्रामर आपका बॉटम ऑफ पार्सिंग नहीं करता है। ठीक है ना,
तो एम्बिग्यूअस ग्रामर तो होगा नहीं, तो एल आर ग्रामर आपका बॉटम ऑफ पार्सिंग करता है, ठीक है ना। तो जो भी बॉटम ऑफ पार्सिंग ग्रामर को जनरेट करता है तो वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो एल आर ग्रामर आपका बॉटम ऑफ पार्सिंग ग्रामर को जनरेट करता है। तो सिंथेसाइज एट्रीब्यूट इजीली सिमुलेट किया जाएगा एल आर ग्रामर द्वारा, ठीक है। तो इसे भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बोल रहा है कि फॉर पैरेलल आरएलसी सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपका पैरेलल आरएलसी सर्किट में बताना है कि इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट डिक्रीज इफ आर इज इंक्रीज, मतलब कि इसके जो बैंडविड्थ होता है वो डिक्रीज करता है जब इसका आर मतलब रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं समझाता हूँ। इसका जो मतलब होता है, इसका एक फार्मूला होता है बैंडविड्थ इक्वल टू क्या होता है 1/RC, 1/RC। तो आर जहाँ पे क्या आपका है रेजिस्टेंस है। तो अब बताइए बैंडविड्थ इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बताइए कि ये को जितना हम इंक्रीज करेंगे उतना ही बैंडविड्थ आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना, डिक्रीज होगा। तो ये तो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी पे चलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बोलता है कि द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट रिमेंस द सेम इफ एल इज इंक्रीज। तो इसका एक और होता है रिजोनेंट फ्रिक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। बैंडविड्थ इक्वल टू यहाँ पर एक और हम फॉर्मूला बता देते हैं WR ओमेगा आर बाई क्यू, ओमेगा आर बाई क्यू, ठीक है ना। अब इसके इक्वल टू होता है ओमेगा आर इक्वल टू होता है 1/√LC, ठीक है ना। अब यहाँ से इस एल को लिया गया है, ठीक है ना, लेंथ को लिया गया। तो ये इसमें आपको बोल रहे हैं कि वो रिमाइंस रहता है मतलब कांस्टेंट रहता है जब एल को इंक्रीज करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर एल को इंक्रीज करिएगा तो ये क्या होगा, सेम ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी बोलता है कि एट रिजोनेंस इनपुट इम्पिडेंस इज ए रियल क्वांटिटी। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर डी आपका ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एट रिजोनेंस द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट इम्पिडेंस अटेंस इट मैक्स मिनिमम वैल्यू। तो नो, एक गलत होता है, मिनिमम वैल्यू नहीं होता है। इम्पिडेंस जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है और करेंट इसका मिनिमम वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा तो ये सही होता, ठीक है ना। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट पूछ रहा था इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोलता है इन 4 फेजेज अ स्पाइरल मॉडल विच फेज डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव। लगे 4 फेज का स्पाइरल मॉडल आपका होता है, 4 फेज में स्पाइरल मॉडल, इनमें से कौन सा फेज में डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइंस किया जाता है। तो इसका 4 फेज के बारे में हम समझते हैं। तो 4 फेज आपका फर्स्ट फेज में क्या होता है, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। तो फर्स्ट फेज में ही डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर ऑप्शन तो ये तो करेक्ट हो जाता है। लेकिन सेकेंड फेज में क्या होता है, सेकेंड फेज में होता है परफॉर्म रिस्क एनालिसिस। क्या होता है, परफॉर्म रिस्क एनालिसिस। और थर्ड फेज में क्या होता है, फिक्स प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस रिजल्ट, मतलब कि प्रॉब्लम को फिक्स करता है और रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। फोर्थ फेज में क्या होता है, प्लान द नेक्स्ट आइट्रेशन, मतलब जो भी नेक्स्ट आइट्रेशन है उसका प्लान किया जाता है, ठीक है ना। तो ये चारों को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक न्यूमेरिकल है, सिंपल सा है, ठीक है ना। बोल रहा है कैलकुलेट द पावर इन द 20 ओम रेजिस्टेंस। जो 20 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसका पावर निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका भी दिया हुआ है, ठीक है ना, भी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। निकालना क्या है, पी। तो पी इक्वल टू क्या होता है, V² बाई आर, ठीक है ना, V² बाई आर। अब इसे आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 2000 वाट, ठीक है ना, 2000 वाट। तो इसे फिर से अगेन 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये पूरा को पूरा कट जाएगा 3 0, ठीक है ना। तो ये बच जाएगा 2 किलो वाट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 2 किलो वाट। तो आप इस फार्मूला पे आप अगेन फाइंड आउट कर लीजिएगा क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको मैं बता दिया सिंपल सा 2 किलो वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन है। यह बोल रहा है कि द
लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन इन द, जो भी आपका सर्किट दिया हुआ है उसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप निकालिएगा तो यहाँ पर इसका फाइंड आउट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप फाइंड आउट करिएगा इस पोजीशन पे, ठीक है ना, सॉरी, इस पोजीशन पे आप फाइंड आउट करिएगा, ठीक है ना। तो क्या निकलेगा, ए का कम्प्लीमेंट, बी का कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब फिर अगेन इस पोजीशन पे फाइंड आउट करिएगा, इस पोजीशन पे, तो आपका निकलेगा ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी का कम्प्लीमेंट, क्योंकि आपका ये कम्प्लीमेंट जो है ये वाला कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जो ये बबल लगा हुआ है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फिर फाइनली ये निकलेगा, ठीक है ना। और इसके साथ क्या निकलेगा, तो इसके साथ आपका निकलेगा सी डी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर फाइनली आप जाइएगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो फाइनली आपको मिलेगा ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी का कम्प्लीमेंट, सी डी का कम्प्लीमेंट, ठीक है। इतना सारा चीज़ मिलेगा। तो इसे जब आप फाइंड आउट करिएगा तो आपका ऑप्शन बी जो है वो तुरंत निकल कर आ जाएगा, क्योंकि आपके पूरा कब कम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। अभी इसको कम्प्लीमेंट को जब तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी प्लस सी डी का कम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है ना। तो इसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको हिंट दे दिए, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है कि कंसीडर ए रिलेशन स्कीमा आर इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ऑन विच द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका दिया हुआ है जो होल्ड करके रखा है। देन व्हाट आर द कैंडिडेट की ऑफ आर, ठीक है ना। तो इस रिलेशन में आपको बताना है कि कैंडिडेट की क्या होगा और कौन होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, क्लोजर निकालना पड़ता है। तो ए बी टी का क्लोजर निकालिएगा तो ई तो आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, लेकिन सी नहीं आएगा, ठीक है ना। सी और जे नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो हम इससे क्या करते हैं, ए बी सी डी का जब क्लोजर निकालते हैं तो टोटल आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी सी डी निकालते हैं तो यहाँ से देखिए ए बी सी डी तो आपका आएगा ही, ठीक है ना। ए बी सी डी तो आपका आएगा, साथ में ई भी आ जाएगा, ई आने के बाद आपका जी भी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एफ आ जाएगा, फिर देखिए सी है तो सी के साथ जे भी आ जाएगा, सी जे आ गया तो आई भी आ जाएगा, अब जी आ गया तो ए सी आ जाएगा। तो मतलब टोटल आ जाता है। तो क्लोजर आपका क्या बन जाता है, ए बी सी डी का, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट की हो जाता है ए बी सी डी, ठीक है। तो इसे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट प्रिंट ए परसेंट डी 10 वाट 0 5 11 12, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कंडीशन आपका दिया हुआ है, दो ठो कंडीशन आपका लगाया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें से बताना कि प्रिंट क्या करेगा। तो देखिए एक कंडीशन तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये कंडीशन बताएगा कि यदि ये ट्रू होता है तो यहाँ पर जाएगा, यदि ये फॉल्स होता है तो फिर ये 12 को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। फिर यदि ट्रू होता है तो फिर इसमें से देखेगा 0 और 11। तो यदि 0 वाला ये ट्रू होता है तो 5 को प्रिंट करेगा, यदि 0 फॉल्स होता है तो 11 को प्रिंट करेगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर ट्रू और फॉल्स के लिए हमें यदि 0 मिले, ठीक है ना, यदि हमें 0 मिले तो उसको हम लोग फॉल्स समझते हैं, और 1 मिले तो हम लोग उसको ट्रू समझते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता है। अब देखिए क्या करते हैं, ये इस कंडीशन में देखते हैं सबसे पहले, इस कंडीशन में, ठीक है ना, इस कंडीशन में पूरा कंडीशन में चेक करते हैं। तो 10 क्या है, नन जीरो है। नन जीरो मतलब कि क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो ए वाले पोजीशन में चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से प्रिंट करेगा 0 वाट 5 11, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में देखते हैं तो 0 क्या है, 0 फॉल्स है, 0 खुद फॉल्स है। तो फॉल्स है तो क्या यहाँ पे चला जाएगा 11, तो ये प्रिंट कर देगा आपका 11। तो इस तरह से हम इसे अंडरस्टूड करेंगे और इसे फाइंड आउट कर लेंगे कि क्या प्रिंट करने वाला है, और आंसर को टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सेशन पूरा आपको, ठीक है। यदि किसी भी तरह का कमी दिखता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। और एक चीज़ और,
आप लोग ने शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप इसे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्त के बीच, ठीक है ना। और सब्सक्राइबर जितना हो सके आप बढ़ाइए, व्यू बढ़ाइए, ठीक है ना। आप ही को फ़ायदा करेगा, ठीक है ना। मेरी मनोबल जितना बढ़ेगा उतना ही आप लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।